Somaya and today's session is based on subject cost accounting. There is one unit and there is two semi chapter. First is cost accounting brief concept and second B is material cost. First we understand the meaning of cost. As you don't know about the meaning of cost, how can you study about this cost accounting subject? So let me explain the meaning of cost. Cost means कि हम किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उस पे कितना खर्चा हमें आ रहा है, बेसिकली उसका मीनिंग होता है कोस्ट। मतलब कि हमने अगर प्रोडक्शन करना सोचा कि हमें प्रोडक्शन करना है, आज किसी पेन का है, बुक का है, किसी भी चीज का हमने प्रोडक्शन करना है, हमने सोच लिया कि हमें बिजनेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या सोचेगा कि हमें कितना पैसा इसमें लग रहा है। हमें सब बोलते हैं ना कि हमारे पास कैपिटल नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि पूरा एक एस्टिमेशन आपके पास होना चाहिए। कोस्ट मतलब कि एक एस्टिमेशन टाइप, मतलब कि अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं उसका हम किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस में, उसको बोलते हैं कोस्ट। फिर है कोस्टिंग। कोस्टिंग का मतलब है एक प्रोसीजर जो हमें कोस्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं। कोस्टिंग मतलब कि एक प्रोसीजर, फॉर्मल प्रोसीजर जो हमें हमारी कोस्ट, कितने पैसे हमने लग रहे हैं कोई भी चीज बनाने में, उसको क्या बोलेंगे, कोस्टिंग। देन कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग वो एक फॉर्मल प्रोसीजर है एक बिजनेसमैन के लिए, उसको बोलेंगे कोस्ट अकाउंटिंग, जो पूरी तरह से अपना हिसाब लगाएगा। हमने ऐसे अपनी दुनिया में हमने हिसाब वर्ड तो सुना ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हिसाब लगा रहे हैं, इसका कितने में पड़ रहा है। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं तो अगर हमारे भैया की या दीदी की किसी की भी शादी होगी तो वो क्या करेगा, पहले तो एस्टिमेशन लगेगा कि खाने को कितने पैसे देने पड़ेंगे, खाने वाले को खाने में कितने खर्च हो रहे हैं, डेकोरेशन में कितने खर्च हो रहे हैं, एक एस्टिमेशन, बजट टाइप। देन कोस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पता चला। फर्स्ट मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोस्ट आखिर है क्या। कोस्ट मतलब कि जितने पैसे हमारे पास हैं वो पैसे हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। मतलब कि हमारे कोई भी चीज है वो हमें प्रोडक्शन करनी है, जैसे कि कोई पेन हो, फैन हो, बुक हो, कुछ भी अपने आसपास आप नजर डाल लो, फिर कोई भी प्रोडक्शन हो उसमें दिखाई देगा कि हम उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आखिर वो कितने में पड़ेगा हमको। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं, कोस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे मैंने एरो डाला है। फर्स्ट है कोस्ट असेसमेंट, मतलब कि कोस्ट असेसमेंट यानी कि कोस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोस्ट हमें तय करनी है। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो पहले कोस्ट तो हमें पता होनी चाहिए कि कितने कोस्ट में वो हमें आ रहा है, मतलब कि हमें कितने में पड़ा, हम किसी और को तो ज्यादा नहीं बेचेंगे। फिर दूसरा है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने बताया कि पहले कोस्ट हमें पता होनी चाहिए किसी भी चीज की, मतलब कि हमें कुछ भी प्रोडक्ट आप साथ में ले लो, वो प्रोडक्ट हमने ले ली, फिर हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनती है, जैसे कि उसमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, फिर लेबर्स यानी कि वर्कर्स जो हमारी कंपनी में काम करते हैं उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। फिर दूसरे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ सामान आया उसको जो रेंट भी पे करना पड़ेगा, फिर उसका स्टोर, उसको हमने रॉ मटेरियल खरीदा है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो फिर ये सब खर्चे हो रहे हैं तो वो उससे हमें क्या मिलेगी, कोस्ट मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको कोस्ट असेसमेंट बताया। कोस्ट असेसमेंट मतलब कि कोस्ट को तय करना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है। मार्कर पेन बाजार में मिल रही है 15 रुपीस। हमने सोचा कि अगर चलो हम भी मार्कर का प्रोडक्शन करेंगे और उसको बेचेंगे और उससे हमें कई सारा फायदा होगा, ऐसा बिजनेस डालने के बारे में हम सोच रहे हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल हमने खरीदने का सोचा है। मटेरियल कोस्ट चैप्टर आएगा तब मैं रॉ मटेरियल के बारे में आपको और ज्यादा बताऊंगी। रॉ मटेरियल हमें लग रहा है, ये तो हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्राइस है, रॉ मटेरियल लग रहा है 10 रुपीस। देन
हमारे कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे वो बॉटम लाइन पे हो या फिर टॉप लाइन पे हो। तो सैलरी हमें दी, यानी कि लेबर्स सैलरी दी 3। ओके, देन हमने सोचा कि इतने में तो खर्चा नहीं होगा, जो बाकी सारे हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी तो होंगे, ऐसे ही तो हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, एक्सपेंस तो होगा ही। तो अदर एक्सपेंस क्या होगा, यानी कि ओवरहेड्स क्या होंगे 2 रुपीस। तो हमारी कॉस्ट क्या हुई 15, हमारी कॉस्ट 15 हुई। हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये एक मार्कर पेन है वो हमें 15 रुपीस में पड़ रही है। मतलब कि अगर हम खुद का बिजनेस डाल रहे हैं और उसमें ये मार्कर पेन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल 10 लग रहा है, फिर लेबर 3, देन अदर एक्सपेंसेस जो भी हमारा अन्य कुछ भी ऐसे खर्चे हो तो वो क्या हुआ 2 रुपीस, और आखिर में हमारी कॉस्ट हुई 15। यानी कि आपको एंड में पता चल रहा है कि ये एक पेन हमें 15 में आ रही है, उसमें इतना खर्चा लग रहा है। फिर हमने क्या सोचा, सेकंड पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होगी, हमने देखा कि मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो 15 में बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट तो हमें पता नहीं होगी। फिर सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड हो, उसमें से अपने हिसाब से कंपनी या और बिजनेसमैन अपने हिसाब से प्रॉफिट डालेगा 2 रुपीस। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हुई 70 रुपीस। ओके, देन थर्ड पॉइंट है बेसिस फॉर एस्टिमेशन। बेसिस फॉर एस्टिमेशन मतलब कि एक सपोर्ट मिल जाता है हमें कि एक क्या बोलते हैं, तो हमें एक पता चलने लगता है कि यहाँ कितने में पड़ रही है 15 में आ रही है, एक पेन 15 में होगी तो हम कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर उसका एक एस्टिमेशन, एक बजट हम बना सकते हैं। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब कि कॉस्ट को कंट्रोल में तो लाना होगा, उसकी सेलिंग, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी सेलिंग प्राइस है 15 जबकि हमारी कॉस्ट ही 15 हो रही है, तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, जैसे कि हम लेबर्स को उसकी सैलरी थोड़ी सी घटा दें या उसकी 2 कर दें। फिर हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं 2 रुपीस, वो भी हम कुछ खर्च उसमें से घटा सकते हैं, तो फिर क्या होगा 1 रुपीस। ऐसे ही कॉस्ट कंट्रोल की कितनी सारी टेक्निक्स यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगी। फिर है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मतलब कि एक बेस आपको दे रहा है, कौन दे रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हमें कुछ भी मैनेजरियल डिसीजन लेना है, कोई भी मैनेजर हो वो ऐसे ही एवे ही सोच के मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकता है, उसके बारे में भी उसको बहुत सारा सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है और आगे कंपनी क्या करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। ये था अपना फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रीफ कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मीनिंग सीखना है कॉस्ट का, कॉस्टिंग का एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। देन इसका सेमी चैप्टर यूनिट 1 का सेमी चैप्टर 2 है, वो है मटेरियल कॉस्ट। वो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि आखिर मटेरियल किसको बोलते हैं। मटेरियल है वो कॉस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव एलिमेंट है, फर्स्ट एंड very most important effective part of the cost, जिसके बारे में हमें इस यूनिट में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे यूनिट 1 का सेमी चैप्टर 2 और बी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। What is the meaning of material? आखिर मटेरियल का मतलब क्या होता है, जनरली आपने ये वर्ड सुना होगा मटेरियल मटेरियल। देन let me explain the meaning of material. मटेरियल मतलब कि कोई भी कच्चा सामान, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको किसमें से बनाया जाए, मतलब कि कोई भी आपके पास कच्चा सामान है उसमें आप प्रोसेस करके हम कुछ सामान बनाते हैं तो वो कच्चा सामान हमारे लिए मटेरियल हुआ।
और ये था मीनिंग मटेरियल का। फिर मटेरियल के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जो सामान, जो मटेरियल, जो कच्चा सामान है हमारे पास, वो हमारे जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कुछ भी हम प्रोडक्ट डिसाइड कर चुके हैं कि हमें यही प्रोड्यूस करना है, वो उसमें डायरेक्टली यूज होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमें कपड़ा बनाना है, मतलब कि कोई भी क्लोथ बनाना है, तो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल कच्चा सामान बोले तो क्या होगा, कॉटन। ओके, देन इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जो मटेरियल हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस हो रही है, जो भी फिनिश गुड्स रेडी करने में उसको सपोर्टिव रोल मिल रहा है, वो हो रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल। आपको इसमें कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जो इसकी प्रोसीजर है, मटेरियल कॉस्ट की प्रोसीजर भी है यहाँ पे। प्रोसीजर ऑफ मटेरियल, प्रोसीजर ऑफ मटेरियल। फर्स्ट step of procedure of material is purchase of material। बिजनेसमैन ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, वो हमें प्रोड्यूस करनी है, तो वो क्या सोचेगा कि कच्चा सामान कहाँ से आएगा, मतलब कि उसको खरीदना तो पड़ेगा ही, उसके पास तो होगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर व्हाट इज दैट, परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल को खरीदना पड़ेगा किसी के पास से। देन सेकंड स्टेप इज स्टोर कीपिंग एंड इंस्पेक्शन गुड्स। स्टोर कीपिंग एंड इंस्पेक्शन गुड्स मतलब कि हमने खरीद लिया सामान, बिजनेसमैन ने सोच भी लिया हाँ ये प्रोडक्ट हमने डिसाइड की है प्रोड्यूस करने के लिए, सामान भी वो आ गया, अभी उसको देखना तो पड़ेगा वो किस हालत में है, उसको मेंटेनेंस भी ठीक से रखना पड़ेगा और उसको बार बार देखते रहना है कि कुछ भी उसमें हमें लॉस ना हो, ऐसे। देन थर्ड स्टेप इज प्रोसीजर ऑफ मटेरियल इज दैट control over the material, मतलब कि मटेरियल यूज हो रहा है तो उसमें भी कंट्रोल करना है। ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है ना, उसका कंपनी में जो हमने बहुत सारे पैसे दिए होंगे इसमें रॉ मटेरियल खरीदने में, तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ इज इश्यू ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल। मटेरियल का यूज करने के लिए उसको खरीदा गया है, अभी बिजनेसमैन के पास सब आ गया है तो वो अब उसका यूज करेगा, तो ये क्या हुआ, इश्यू ऑफ मटेरियल। पहले इसमें आपको LIFO एंड FIFO मेथड भी आती है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देन स्टोर कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कुछ लेवल पे बेस्ड हैं, जैसे कि मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, रीऑर्डरिंग लेवल है, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से लेवल है जिससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है रीऑर्डरिंग लेवल, फर्स्ट इज रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब है कि एक लेवल है हमारे पास कि जो हमें ऑर्डर करना है, जब भी हमें मटेरियल ऑर्डर करना है तब उतना सामान मिनिमम में मटेरियल तो हमारे पास होना ही चाहिए। उसकी एक फॉर्मूला भी है जिससे हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं।
maximum consumption into maximum time. रीऑर्डरिंग लेवल की ये फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि मैक्सिमम कंजप्शन यहाँ पे लेना है, और मैक्सिमम टाइम कितना टाइम लग रहा है, मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है एक प्रोडक्शन करने के लिए, वो टाइम हमें यहाँ पे लेना है। देन मिनिमम लेवल है यहाँ पे, सेकेंड लेवल इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल यानी कि इतना सामान, इतना मटेरियल तो हमारे कंपनी में यानी कि हमारे स्टॉक में होना ही चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो रुके नहीं। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गई तो हमें उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जैसे कि लेबर्स, उसमें हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी वहां तक कि यहाँ के प्रोडक्शन तो रुका हुआ है, फिर भी हमें सैलरी देनी होगी, यानी कि हमारा एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। इसके लिए क्या, मिनिमम लेवल यानी कि स्टॉक का मिनिमम लेवल तो होना ही चाहिए अपने पास, अपनी कंपनी में। इसकी भी एक फॉर्मूला है जिससे हम मिनिमम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल इनटू normal consumption into normal reordering period। मिनिमम लेवल की ये फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डरिंग पीरियड। नॉर्मल कंजप्शन मतलब कि एवरेज कंजप्शन हमें यहाँ पे लेना है, और एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड लेना है। जैसे रीऑर्डरिंग लेवल है, मिनिमम लेवल है, वैसे ही थर्ड लेवल इज मैक्सिमम लेवल। थर्ड लेवल इज मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल है वो लेवल है जिसको बोलते हैं कि मटेरियल का इतना स्टॉक मैक्सिमम हमारे स्टॉक में है ही, यानी कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस आगे रुकनी नहीं चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम स्टॉक हमारे स्टॉक में होना चाहिए। किसका, मटेरियल का। देन इसकी भी एक फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। आपको क्वेश्चन में दे ही जाएगा कि मिनिमम कंजप्शन कितना है, मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड कितना है, देन रीऑर्डरिंग लेवल हमें जो हमने पहले ही सीखा था वहीं पे से हम उसको ढूंढ के वापस यहाँ पे फॉर्मूला पे रख के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर है डेंजर लेवल। डेंजर डेंजर लेवल का मतलब है कि this means a level at which normal issues of material are stopped and issues are made only under specific instances।
instruction. The purchase officer will make special arrangements to get the materials which reach at the danger levels so that the production may not stop due to shortage of materials. मतलब कि हमें ऑफिसर के पास ऐसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ गए कि अभी हमारा स्टॉक है वो डेंजर लेवल पे है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुकनी नहीं चाहिए. सो दैट्स व्हाई डेंजर लेवल उसमें यूजफुल होता है. फिफ्थ, डेंजर लेवल की फॉर्मूला एवरेज कंजप्शन into maximum reorder period. बाद में आएगा एवरेज स्टॉक लेवल. उसकी भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बोर्ड में लिख रही हूँ. एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक plus 1/2 of reorder quantity. ये है एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला. रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आपको दी है. अब मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ आखिर रीऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है. जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये EOQ है. यानी कि जो हमने अभी एवरेज स्टॉक लेवल में जो फॉर्मूला लिखी थी, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल, उसका मीनिंग है, रीऑर्डरिंग लेवल का मीनिंग यहाँ पे है, क्वांटिटी का मीनिंग है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, EOQ. उसकी फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ. इन रूट 2AO divided by CS, where A is equal to annual consumption, O is equal to cost of placing order, C is equal to cost per unit, and S is equal to storage and carrying cost. It is not a stock level. इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो कोई स्टॉक लेवल नहीं है. जैसे हमने आगे देखा डेंजर लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, फिर रीऑर्डरिंग लेवल जो बेस्ड है हमारा, वो इस तरह का स्टॉक लेवल नहीं है ये इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. बट दिस इज द एक्विजिशन कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. जैसे हमने इसकी फॉर्मूला में देखा इन रूट 2AO डिवाइड बाय CS. A is equal to annual consumption. हमारा एनुअल कंजप्शन कितना यूनिट्स का है वो यहाँ पे हम लिखेंगे. फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, O यानी कि कितनी कॉस्ट आई एक ऑर्डर प्लेस करने में. फिर C is equal to कॉस्ट पर यूनिट.
यानी कि एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है वो यहाँ पे लिखेंगे। देन एस स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, इसको जो हमने मटेरियल खरीद के रखा है उसको स्टोरेज एंड उसको कैरी करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है हमको, स्टोरेज हम अपने गोडाउन में कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो ये था ईओक्यू, ये था हमारा फर्स्ट सेमी सेकंड चैप्टर मटेरियल कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।